दिखने में तो चंटाक बड़की है मगर है पूरी चाल। ये तौलिया खुलकर मेरे सामने नाच कर दिखा। पिसाई ने मासूम सी बच्ची मीना को बालू से जगह कर जारहियत की तमाम हद पार करते हुए कमीनगी से कहा, मैं नहीं करूँगी डांस और प्लीज़ इन पर रहम करो, वो तड़प रही है। मीना ने उम्मीद को देखकर रोते हुए फरियाद की थी, जिसकी वीडियो बन जाने के बाद अब भी उसके साथ बदफेली की जा रही थी। कच्चे ज़हन में महज चंद ही मिनटों में वो सब देख और समझ लिया था जो इस उम्र की बच्चियों से लाजमन पोशीदा रखा जाता था। उम्मीद की हैं सिस्कियाँ और उसके वजूद के साथ मुस्तकिल होता जुल्म। चल ठीक है, इस लड़की पे रहम कर दूंगा, मगर फिर तू इसकी कमी पूरी कर देगी क्या? पीर शाह साइन ने अपनी गलीस नज़रें हनूस मीना के जिस्म पर जमाई हुए थी। मुझे और इनको, हम दोनों को छोड़ दो प्लीज़, मीना ने खौफज़दा लहजे में कहा था। ये छोड़ दो उसको। शाह ने कुछ सोचते हुए शेर दिल को कहा, जो कि पागलों की तरह उम्मीद पे किसी भूखे शेर की तरह पला हुआ था। उसके वजूद को नोच कर घसीट कर वो अपनी हवस मिटाता कुछ बदमज़ा सा होकर उम्मीद को पटकते हुए उठ खड़ा हुआ। उम्मीद अब एक दफ़ा फिर से अपने साथ हुई इज्तिमाई ज़्यादती की ताबना लाकर होशोहर से बेगाना हो चुकी थी। अगर तू आज रात में हमारे कुछ मेहमानों के सामने खूब नाच कर उनको खुश कर देगी तो हम तुम्हें और इसको आज़ाद कर देंगे। मीना ने एक दफ़ा सोचा और फैसला कर डाला। उम्मीद उसकी कुछ नहीं लगती थी, मगर इंसानियत की खातिर उसको ये कड़वा घूंट पीना था। वो नहीं जानती थी कि उसके साथ उम्मीद से भी बदतरीन काम होने वाला था। जी ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये देखो, अब लग गई ना, तुम अज़ल से ही जल्दबाज हो। कामल ने दो जानों बैठ के महमल के पैर का जायज़ा लिया। हल्की सी मोच आने के बायस उसको तकलीफ का सामना था। मैं जल्दबाज हूँ। महमल ने झिझकते हुए अपना पैर कामल की गिरफ्त से आज़ाद करवाना चाहा और ना चाहते हुए भी उसका नम लहजा शिकवा करना हुआ था। हाँ, तुम जल्दबाज ही नहीं बेवकूफ़ भी हो, और अब बस करो अपनी ये बचकाना हरकतें। तुम्हें आधी रात मेरे साथ इसी बेडरूम में गुजारनी होगी। वो इसका ध्यान बटा चुका था और लम्हे में महमल को पता भी ना लगा वो उसके पैर की मोच ठीक हो गई। दूसरी तरफ महमल पे तो गिरा कोई एटम बम गिरा था। वो दहल कर रह गई थी। क्या आप होश में तो हैं? मैं आपके साथ एक पल नहीं गुजार सकते। कजा के पूरी रात महमल होंकों की तरह कभी बेबसी से कमरे के दरवाजे को तो कभी कामल को देख रही थी। महमी गुड़िया, मैंने तो आधी रात आके लिए कहा था, लेकिन अगर तुम पूरी रात भी रुको तो नो इशू। वो एक दफ़ा भी से शो हुआ, मगर फिर महमल की मनमोहनी सूरत पर रकम खौफ की तहरीरें पढ़ के उसको बेसाहता महमल पे टूट कर प्यार आया। बात ये है महमी डियर कि आधी रात को अब मेरे साथ गुजारनी हो कि एक बेडरूम में ही। वो चेहरे पे हर दर्जा बेजारगी समो के गोया हुआ। हाँ नाब, आप इतने घटिया भी हो सकते हैं, ये मुझे आज मालूम हुआ है। उफ महमी, अब मज़ीद कोई सीन क्रिएट मत करना प्लीज़। वो झंझलाया। एक तो तुम्हारी ये बगैर पूरी बात सुने क्यास आराइयाँ करने की आदत नहीं बदलेगी कभी। कामल अब उठ खड़ा हुआ था। कमरे में टहलते हुए महमल को अपने बेडरूम में आधी रात तक रुकने की वजह बयान करने लगा, जो कि महमल बड़े सब्र का मुजाहिरा करते हुए सुनने पर मजबूर थी। मैं आधी रात होने से पहले कमरे के दरवाजे के ऊपर बना रोशनदान का शीशा नहीं तोड़ सकता। वजह हवेली के सभी अफराद की बेदारी है। आधी रात होते ही मैं ये तोड़ दूंगा और बाहर कूद कर कुंडी खोलकर तुम्हें किसी की नज़र में आए बगैर बाहिफाजत तुम्हारे रूम तक पहुंचा दूंगा, कहकर वो रुका नहीं था। वार्डरोब में से हल्की सी सफ़ेद टी शर्ट और शॉर्ट निकाल के वाशरूम में जा घुसा। पीछे महमल मरते क्या ना करते के मसादक बादल ना हास्ता उठी थी और बेड पे रखी रज़ाई उठाकर संगीन मरमर के फर्श पर बिछाकर बैठ गई। गोया भी इसका इरादा मुंह सर लपेट के कामल के सामने खुद को सोता जाहिर करने का था। वो शावर लेकर ताज़ा दम हो के वाशरूम से बाहर निकला ही था जब नज़र सुकड़ी सिमटी खुद को सोता जाहिर करती महमल पर पड़ी थी। वो मुस्कुरा के धीरे धीरे चलता हुआ ऐन उसके चेहरे के पास जाकर झुका हुआ था। आंखों में शरारत लिए वो महमल के असराबी पलकों को देख रहा था। यकदम उसने अपने नम बालों में उंगलियां चलाते हुए बालों को झटका था। महमल अपने चेहरे पर पानी के ठंडे छींटे पड़ने के बायस मज़ीद खुद को सोता जाहिर न कर सकी थी। अभी उसके पंखड़ी जैसे लब बौखलाहट में फड़फड़ाए ही थे।
जब कामल उससे फासले पे होकर उसको नज़ों के हसार में लिए अपनी मुस्कुराहट छुपाने का नाकाम कोशिश करते हुए गोया हुआ, जहाँ मत सो, उठो जाकर बेड पे सो जाओ। आपको शर्म नहीं आती? बगैर शर्ट के मेरे सामने घूमते हुए आंखों में यकदम बाहर रख के वो दाढ़ी कामल ने टावल ड्रेसेस पे उछाल कर शर्ट चढ़ाई थी, मगर महमल को लगा कि वो जानबूझ के बगैर शर्ट के उसके सामने इतनी देर से मौजूद है। वो इससे बुरी तरह बदगुमान हो चुकी थी। अफसोस हो रहा था उसको खुद पे, कितने अरसे वो कामल को क्या समझती रही और वो क्या निकला। दूसरी तरफ कामल था जो महमल के शदीद बरहम रवैये के वक्ती रिएक्शन समझ रहा था, इस बात से बेखबर कि महमल इसको एक इंतहाई नफ्स परस्त इंसान समझ रही है। तुमने सुना नहीं, शायद मैंने कुछ अरशाद फरमाया है, अभी गालबन तुमसे ही। उठो फौरी, तुम्हारी जगह ये नहीं वो है। कामल ने बवें उचकाकर महमल को बैठ की तरफ इशारा किया। जी नहीं, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। जानता हूँ तुम बहुत पुरसकून हो, मगर मैं तो बेसुकून हूँ। मेरी बला से आप हान सारी उम्र बेसुकून रहे। मैं अगर बेसुकून रहा तो पुरसकून तुम भी नहीं रहोगी डियर महमी। वो इसकी नन्ही सी जान नाक को टच करके उसको मज़ीद तंग करने के मूड में था। इसके नज़दीक उसकी महमी आज भी वैसी ही थी जैसी बचपन में कुछ देर के लिए रूठा करती थी। चलो शाबाश, तुम बेड पे सो जाओ। जी नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ, मुझ पर एहसान करें, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें आप। हाँ, नवाजिश होगी आपकी। वो तलब हुई तो तुम बाज नहीं आओगी। वो अब तंग करके इस्तफसार कर रहा था। महमल मुंह मोड़ गई बगैर कोई रद्द अमल दिए। ठीक है, तो फिर ऐसे ही सही। कामल इशार में आगे बढ़ा था और लम्हों में ही महमल को अपने बाजू में बढ़कर बेड की तरफ बढ़ने लगा। छोड़े मुझे। महमल ने मुक्कू की बरसात कामल के चौड़े सीने पर कर डाली। अब मुझे नीचे उतारे, अभी और इसी वक्त नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। महमल अपने महलूती हाथों को छोटी छोटी मुक्कियाँ बनाए मुस्तकिल उसके सीने पर मुक्कू की बरसात कर रही थी। बदगुमानी से मजीद महमल के दिल में गहरा तंग कर डाला। वो कामल की इस हरकत पे सरतापास से लग उठी, मगर कामल को कोई नोटिस ना लेते देख वो मज़ाहमत पे उतर आई थी। अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो बेहोशी कर सकती हो, इससे मेरा काम मज़ीद आसान हो जाएगा। कामल को अगर महमल की इज्जत की परवाह ना होती तो वो अब तक दरवाज़ा तोड़ भी चुका होता, मगर सवाल इस वक्त इसकी मोहब्बत की इज्जत का था। मगर महमल बजाय समझने के कुछ भी तबाही लाने के दर पे हो रही थी। आप बहुत ही घटिया इंसान हैं। मेरी दुआ है आज के बाद कभी मेरा और आपका सामना ना हो। मैं आपको क्या समझते रही और आप क्या निकले? इंसान नहीं हैं आप, बल्कि इंसानी बेस में दरिंदे हैं। वो चंगाड़ी। महमल, जस्ट शट अप नाउ। इट्स टू मच। कामल के बेड पर पटकने के बाद वो सरसहमी सी होकर बेड के राउंड से जा लगी थी, मगर अपने तराश जुमलों के बाद वो कामल को आके शल्लू की जद में धकेल गई थी। जबकि इस तरह से बेड पर पटका जाने के बाद महमल के हाथों में मौजूद सोने की चूड़ियों ने पूरे बेडरूम में ताज सा बर्पा कर डाला था, जो कामल के हवासों को झंझोड़ने के लिए काफ़ी था। मैंने पिछले 5 घंटों में कितनी बार तुमसे बेहूदगी की है, बोलो? या मैं इन चंद घंटों में तुम्हारी इज्जत को तार तार कर चुका हूँ? कौन सा दिंदे का चोगा पहना है जो मैंने इन तन्हाई के पल्लू में तुम्हारे सामने उतार फेंका है? तुम्हारा यह अनोखा रूप देख के मैं चंद लम्हों के लिए बेहूद ज़रूर हुआ था, मगर जब तुम्हें दिल से अपना मान चुका हूँ तो अपनी ही अमानत में खयानत नामुमकिन। वो इसके नाजुक शानों पर अपनी मजबूत उंगलियां पे बस करके उसकी आंखों में आंखें डाले संगीन लहजे में इस्तफसार कर रहा था। आहर को रगों में हान कराने का होन दो रहा था। कैसे खुद पे इस कदर बदतरीन इल्ज़ाम बर्दाश्त कर लेता? कामल के करीब ने और इसकी आंखों से निकलते जला का हाथ सतह कर देने वाले शोलू ने यकायक ही महमल की बोलती बंद कर दी थी। महमल को कामल की अपने शानों में बेबस होती उंगलियां शदीद तकलीफ से दो चार कर रही थी। हाँ प्लीज़ मुझे छोड़े, मेरे शाने मजीद आपका बोझ नहीं सहा रहे। वह बेबसी से चूर लहजे में कहती, जैसे हार मानती गई। मजीद मज़ाहमत करने की अब उसमें हिम्मत ना रही थी। तुम इतनी सी मेरी कुर्बत बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारा दम निकलने को है। मेरे निकाह में आने के बाद मेरी जसारतों और शिद्दतों को कैसे झेल सकोगी? वो कह लम्हे में गोया हुआ, जबकि महमल हफ़त और हया से सुरख हुई अपनी नज़र झुका गई थी। कामल के महकते लहजे और उसको तकती गहरी आंखें जैसे महमल की सुध-बुध ही चुरा गई थी। बेहतर है कि आप खुद को तैयार कर लो दुल्हन बन के इस बेडरूम में आने के लिए।
वो मेरी चाहते और शिद्दतें जो सिर्फ तुम ही से वाबस्ता हैं, उनको तुम ही से करार देना है। कुछ लम्हों वाली शोही ने अम्मा संजीदगी और गुस्से की जगह ले ली थी, मगर वो ये भी जानता था कि माहमल से ये उसकी वक्ती नाराज़गी है और ज़्यादा देर तक उससे हफा रह ही नहीं सकता था। तुम अब सो जाओ फौरी, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अंदर का सोया हुआ भेड़िया जाग जाए। वो तहंस के दिए बरसाता टेबल पर रखे अपनी सिगरेट का डिब्बा और लाइटर उठाकर स्टडी रूम के अंदर जा गुस्सा था। मोहम्मद रोते रोते ना जाने कब सोई, उसको पता ही ना चला। आंख तो उसकी तब खुली थी जब कामल ने ज़ोर से अपनी एस्ट्रे उठा कर रोशनदान पर दे मारी थी। वो शोर से बुखला कर उठ बैठी। रात के 3 बजे का वक्त था। घड़ी पर नज़र पड़ते ही उसको झटका लगा था, तो गोया मैं इतनी देर तक सोई पड़ी रही, इनकी मौजूदगी में भी। वो सोच के आते ही मोहम्मद की सुरह हथेलियों में पसीना फूल पड़ा था। कामल बगैर उसकी तरफ देखा अब रोशनदान में से बाहर कमरे की तरफ को कूद चुका था और चंद ही लम्हों में वह कुंडी बाहर से खोल कर वापस दरवाजे से अंदर आया था। देख चुका हूँ, सब लोग अपनी आरामगाहों में ख्वाब में महो ख्वाब हैं। तुम अब फौरी उठो और खामोशी से अपने कमरे की डालो। मोहम्मद को कामल का लहजा हर दर्जा सहत और तलही की आमेज़श लिए हुए लगा था, या फिर वक्तन वो सर्द महरी से गोया हुआ था। इससे वो समझ ना सकी और फिर चंद मिनटों में मोहम्मद कामल के कमरे से अपने बेडरूम में आ चुकी थी। रात के 11 बजे के करीब वफ़ा हवेली पहुंची थी, मगर हवेली में ऐसा लग रहा था जैसे आधी रात हो चुकी थी। उससे इस्तकबाल के लिए इस वक्त हवेली का कोई भी फ़र्द मौजूद ना था। एक मुलाजमा ने उसको कमरे तक पहुंचाया और फिर वहीं उसको रात का खाना देकर बर्तन समेट के चली गई। वफ़ा को बड़ी हैरत हुई इस कदर रुखे फीके इस्तकबाल में। वो तो ये समझ रही थी कि हवेली के लोग ख़ास कर बाबा के कज़न उसका इंतज़ार कर रहे होंगे, मगर जहाँ पर तो मामला ही उल्ट था। वफ़ा की आंखों से नींद को सो दूर थी। वो रात में देर से सोने की आदी थी और फिर नई जगह होने की बाइस नींद का नाम और निशान तक उसकी आंखों में बाकी ना रहा था। वो अपना लैपटॉप खोले, उसमें अपने थीसिस के मुतालिक इंफॉर्मेशन मज़ीद इकट्ठी करने बैठी थी, जब ठक से कोई चीज़ टूटने की आवाज़ पे वो बेसाहता कुर्सी धकेल कर उठ खड़ी हुई थी और अपने बेडरूम से बाहर कॉरिडोर में आकर देखा था, मगर बाहर का मंजर देख के वो जैसे गोया सख्ते में आ गई थी। कॉरिडोर के कोने पे एक कमरे का दरवाज़ा खुला था, फिर वापस उसके अंदर एक शख्स गया था। वो इसका चेहरा ना देख सकी थी। उस शख्स की इसकी तरफ कुछ तो होने की वजह से, मगर तजस्सुस के मारे दीवार के पीछे छुपकर वो सूरत हाल को समझने के लिए खामोशी से चुपचाप देखने पे मजबूर थी, क्योंकि रोशनदान का शीशा चकनाचूर हुआ कॉरिडोर में पड़ा हुआ था। और फिर चंद ही लम्हों बाद उस शख्स ने अपने कमरे से एक हसीन लड़की जो कि दुल्हन के लिबास में थी, उसको कमरे के बाहर निकाला था। लड़की रोते हुए मुंह पे हाथ रखे कॉरिडोर की दूसरी तरफ जा चुकी थी और फिर उस शख्स ने एक दफ़ा फिर कॉरिडोर में आकर बाहर का जायज़ा लिया, गोया इत्मीनान करना चाह रहा था कि किसी ने उसकी कार्रवाई को मुलाहजा तो नहीं फरमाया। वफ़ा ये सब देखकर दंग से रह गई थी, मगर वो चाहकर भी फिलवक्त कुछ करने से कासिर थी। तो गोया मज़ार पे जाने से पहले मुझे हवेली के अंदर के राज़ को खोलना है। उसने दिल ही दिल में तहिया किया है था कि वो दिन में मज़ारात पे जाएगी, रात में ये गुत्थी सुलझाएगी। अपने कमरे में आकर उसने कमरे का लॉक चेक किया और जब मुतमिन होगी कि दरवाज़ा वाकई लॉक हो चुका है, तब वो पुरसकून होकर अपने बेड पे आ लेटी थी और बाकी का अल्लाह का अमल तैयार करने में मशगूल हो चुकी थी। देखो पप्पू, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूँगा। ये हमारा अड्डा है, तुम होशियार हो, जल्द ही काम समझ जाओगे। बस तुम्हें होशियारी बरतनी होगी थोड़ी सी, और जितने तुम शिकार करोगे इतना ही तुम्हें मुआवजा भी मिलेगा और शाह साईं के दिल अजीज़ भी हो जाओगे। शायद उसको अभी शाह साईं से मिलवा कर लाया था और अब उसको काम समझा रहा था। पप्पू खामोशी से उसको सुनता। ये काम तो उसके लिए दाएं हाथ का खेल था। आहर को वो शुरू से ही गुंडागर्दी चोरी चकारी में माहिर जो ठहरा। ठीक है, मगर मैं मुआवजा अपनी मन मर्जी से लूँगा। अब तुम देखना कि मैं किस तरह से अपना शिकार पकड़ के लाता हूँ और शाह साईं के कदमों में डायर करता हूँ। मगर मेरी शर्त है एक, जो मैं कहूँगा वो तुमने मानना होगा। ठीक है, अगर तुम काम ठीक से बराबर करेगा तो मैं तो क्या, शाह साईं भी तुझे अहमियत देंगे। बस बाज़ार पे आने वाले लोगों को इस बात का यकीन दिलाना है कि अंदर बैठा पीर बहुत बड़ा पहुंचा हुआ बुज़ुर्ग है, जिसके पास जाने से लोगों के हर मसले हल हो जाते हैं। इस काम को करने में तुम्हारी मदद भी मैं करूँगा। और साथ में एक औरत है चमेली, वो बार मज़ारे के सहन में
बैठ के दूसरी औरतों को इस बात का यकीन दिलाती है कि उसका बच्चा इधर आने से ठीक हो गया था, जो कि माजूर था। उसी बच्ची जिसको पागलपन के दौरे पड़ते थे, वो भी पीर साहब के करामात से बली चंगी हो के अब खुफिया हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रही है। चमेली ये काम इतनी चालाकी से करती है कि बंदा समझता है कि वो दोबारा से किसी मसले के लिए पीर साईं के पास आई है, जबकि वो तो खुद हमारी ही एक मोहरा है। तुम देखते जाओ, तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी किसी किस्म की शिकायत नहीं मिलेगी। पप्पू ने हाथ बढ़ा के एक अदा से कहा और सिगरेट को लगाने में मशगूल हो गया। अब वो वहाँ आती जाती उर्दू लड़कियों को उतारने का शुगल भी फरमा रहा था। अगले दिन सुबह के वक्त वफा की आँख काफ़ी देर से खुली थी। दोपहर के 12 बजे का वक्त हो चला था। वो फ्रेश होकर बालों को जूड़े की शक्ल में झगड़े हवेली की बुलबुलैयों से नावाकफ मर्दाना खाने की तरफ निकल आई थी, जहाँ हवेली की औरतों का आना सख्ती से ममनू था और अगर कभी कोई और गलती से इस तरफ निकल आती तो उसकी सज़ा 2 दिन तहखाने में मुकर्रर थी। खान हवेली के कवानीन हद दर्जा सख्त थे और वफा इन सब असूलों से नावाकिफ़ वो अपनी धुन में भी चलती चलती किसी से बेहद ज़ोर से टकरा चुकी थी। क्या है देख के नहीं चल सकते, आंखें क्या उधार देकर आए हो किसी को। वो बुरी तरह से जाबर से टकराई थी। दूसरी तरफ जाबर था, जिसकी नज़र वफा को सरापा के नशेबो फराज में बुरी तरह से उलझ कर रह गई थी। वफा इस वक्त हाफ स्लीव टी शर्ट और कम्फर्टर ट्राउज़र में मलबूस जाबर की आंखों में अजीब सी रोशनियाँ बढ़ गई थी। जाबर अपनी मकरू हंसी को यकदम संजीदगी और शराफत का चोगा पहना गया था। सॉरी मिस, मैं तो देख के ही चल रहा था, मगर शायद आपकी सुबह अभी हुई है, इसलिए आंखों में नींद के बायस आप मुझे देख ना सकी। वो लहजे में हद दर्जा शाइस्तगी समो का गोया हुआ था, जो कि हरगिज़ भी इसकी शख्सियत का खजाना थी। हो सकता है। खैर, मैं वफा हूँ, रात को हवेली पहुँची हूँ कराची से। वो जाबर के दोस्ताना अंदाज में हम कलाम होने से काफ़ी हद तक रिलैक्स हुई थी, वरना कल रात से तो उसको अभी तक हवेली के मकीन की बेरुखी ही बुराई नहीं बोल रही थी। वफा ने बेतकल्फ़ी से मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया जाबर की तरफ। मैं जाबर हूँ, फुरकान खान का बेटा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस वफा। जाबर ने झट बगैर किसी हिचकिचाहट के वफा के हाथ को थामा था बड़ी फुर्ती से। ओ, यानी आप बाबा जान के कज़न के बेटे हैं, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा।